नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे धेनु क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे हर्बर्ट स्पेंसर को। देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर हम क्या पढ़े थे हर्बर्ट स्पेंसर में, चूँकि मैं ये बताया था कि हम लोग हर्बर्ट स्पेंसर जो थिंकर है इसको दो खंड में पढ़ेंगे। जो उसका प्रथम खंड है साथियों, वो प्रथम खंड हम कॉन्सेप्ट सीरीज है। वो क्या है? कॉन्सेप्ट सीरीज है। कॉन्सेप्ट सीरीज है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको बताया था कि जो ओल्ड एडिशन एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी के अलावा इसमें मैं अपने मन से कुछ नहीं ऐड किया हूँ। अर्थात जो एनसीईआरटी कहा है, क्योंकि किसी भी थिंकर को पढ़ने से पहले बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि आपको उसकी आधारभूत जो समझ है वो विकसित हो जाए। आधारभूत समझ विकसित कैसे होगा? जब तक हम एनसीईआरटी का सिस्टम से, सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हमारा आधारभूत समझ विकसित नहीं होगा। और जैसे ही आधारभूत समझ विकसित नहीं होगा, तो जो टफ प्रश्न होंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे जो हमसे क्या हो जाएंगे, परीक्षा में गलत हो सकते हैं। इसलिए हम पूरा होलिस्टिक अप्रोच लेकर के चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट सीरीज भी लेकर के चलेंगे, कुछ फैक्ट को भी कलेक्ट करेंगे। और द्वितीय खंड में हम क्या करेंगे? द्वितीय खंड, प्रथम खंड में आपने ये पूरा कंप्लीट हो गया था, चार वीडियो लेक्चर मैंने इसको कंप्लीट कर चुका था, कंप्लीट कर दिया हूँ। द्वितीय जो खंड है ये साथियों, द्वितीय खंड में जो परीक्षा उपयोगी था, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आ रही बात है समझ में आपको, है ना? असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में जो पूछे जाते थे, जीआईसी में जो पूछे जाते हैं, जीडीसी में जो पूछे जाते हैं, राजकीय डिग्री कॉलेज में जो पीजीटी प्रवक्ता में पूछे जाते हैं, ये सब जो सेक्शन है आप देखेंगे यहाँ से आपको मजबूत हो जाएगा। ऐसा नहीं पीजीटी में एनसीईआरटी से नहीं उठाएगा, यहाँ से भी उठाएगा, तो आपको ध्यान देना है। तो हर्बर्ट स्पेंसर टॉपिक को हम क्या करेंगे, आज द्वितीय खंड के में हम पढ़ेंगे, जो परीक्षा उपयोगी है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। आइए साथियों, इसको द्वितीय खंड भी तकरीबन 4 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो गए, 4 वीडियो लेक्चर में। और यहीं से जाकर के हर्बर्ट स्पेंसर आपका क्या हो जाएगा। मैं देखा हूँ यूट्यूब पे बहुत से लोग पढ़ाए हैं, निश्चित तौर पे अच्छा पढ़ाए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा उन लोग बहुत छोटे में करके निकल गए हैं। अब तक जितने प्रश्न अब तक आए हैं उसी पे वो लोग काम किए हैं, आगे जो आएगा उस पर कोई काम नहीं किया। तो हमको होलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलना है। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि लंबा हो, किंतु कंप्लीट है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हम लेकर के चलते हैं हर्बर्ट स्पेंसर टॉपिक को, देखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर, देखेंगे साथियों। हर्बर्ट स्पेंसर साहब का जो है, यहाँ हम देखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर साहब का जो जन्म होता है वो 27 अप्रैल 1820 को होता है। कब होता है साथियों? 27 अप्रैल 1820 को होता है। पीजीटी में इस टाइप में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तब डेट याद करना बहुत जरूरी है। और कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड के डर्बी शहर में हुआ था साथियों, इंग्लैंड के डर्बी शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के डर्बी शहर में हुआ था, डर्बी सिटी, इंग्लैंड के डर्बी। ये भी प्रश्न पूछता है, इंग्लैंड के डर्बी पीजीटी में पूछता है। इंग्लैंड के डर्बी शहर में इनका जन्म हुआ था। इनको फादर ऑफ इंग्लिश सोशियोलॉजी के भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश सोशियोलॉजी कहते हैं। अब साथियों थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना होगा कि इनका जो जन्म हुआ था हर्बर्ट स्पेंसर साहब का 1820 में हुआ था। आप जान रहे हैं 1820 में होती है। 1820 का जो समय है साथियों, ये विक्टोरियन एरा के नाम से जाना जाता है। विक्टोरियन एरा अर्थात महारानी विक्टोरिया का जो समय अवधि था वो था, देखिए यहाँ पे मैं जिक्र किया हूँ, 1837 से लेकर के 1901 का एरा था। तो इसी में 1820 में इनका जन्म होता है और 1903 में हर्बर्ट स्पेंसर साहब का डेथ हो जाता है, इनका स्वर्गवास हो जाता है। तो 1903 में तो ये जो समयावधि आता है साथियों, वो विक्टोरिया एरा समयावधि में आता है। तो इसीलिए इनका जो जन्म होता है वो विक्टोरिया एरा में होता है, विक्टोरिया एरा में। अब थोड़ी सी एक चीज हमको समझना ये है कि ये जो दौर है 1837 से लेकर के 1901 यानी कि विक्टोरिया एरा का जो दौर है, ये उदारवादी विचारधारा का बोलबाला इस समय चल रहा था, स्वतंत्र चिंतन का बोलबाला चल रहा था इस समय। यानी कि आप इंग्लैंड में स्वतंत्र चिंतन कर सकते थे, तर्क कर सकते थे, किसी के खिलाफ कुछ बोल सकते थे, अर्थात वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां पे भरपूर था। किंतु यूरोप के अन्य देशों में जहां कैथोलिक अपना गढ़ बनाया था, ध्यान देंगे इंग्लैंड में कैथोलिकों का गढ़ नहीं था, इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट का गढ़ था। इसीलिए इंग्लैंड में स्वतंत्र चिंतन का बोलबाला हो पाया था। अगर वहां कैथोलिक का गढ़ होता
इंग्लैंड में, तो कतई स्वतंत्र विचारधारा का बोलबाला नहीं हो पाया होता, उदारवादी विचारधारा का बोलबाला नहीं हो पाता, क्योंकि कैथोलिक अपने खिलाफ, धर्म के विरुद्ध कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे, बहुत ही रिजिड थे। इसीलिए शायद यही बात है कि प्रोटेस्टेंट धर्म आगे निकल गया, कैथोलिक पिछड़ गया। सारी बातें, क्योंकि स्वतंत्रता विकास की जननी है। कहा जाता है स्वतंत्रता जो है विकास की जननी है, बिना स्वतंत्रता के विकास संभव ही नहीं है। और वहां स्वतंत्रता नहीं था, बोलने की स्वतंत्रता नहीं था, कुछ पूछने की स्वतंत्रता नहीं थी, कुछ समझने की स्वतंत्रता नहीं थी। धर्म के चादर में सब कुछ ओढ़ा गया था, धर्म के चादर से सब कुछ ढका गया था। आ रही बातें। तो इंग्लैंड में नए विचारों को तरजीह दिया जा रहा था। अब देखिए इंग्लैंड में इनका जन्मना है ना, इनका जन्म लेना, हर्बर्ट स्पेंसर साहब का इंग्लैंड में जन्म लेना, इनके लिए अनुकूल परिस्थितियां मिल गई स्वतंत्र चिंतन के लिए। ध्यान देंगे, अनुकूल परिस्थितियां। यूरोप के बाकी अन्य जो देश थे साथियों, वो वहां पे बड़ी दिक्कत था। वहां आप स्वतंत्र कुछ बोल नहीं सकते थे, धर्म के खिलाफ, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, है ना, चर्च के खिलाफ यदि कुछ बोल देंगे तो आप जिस तरह से, जैसे वर्तमान समय में देखते होंगे फतवा जारी हो जाता है, तमाम धर्म गुरुओं के द्वारा फतवा जारी कर दिया जाता है मुस्लिम धर्मों में। उसी तरह से वहाँ क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध कुछ भी आदमी बोलता था, कोई इंसान बोलता था, तो उसे मौत की सजा दी जाती थी। चूंकि धर्म और राजा का गठबंधन था, धर्म आगे मैं बताऊंगा, धर्म और राजा का गठबंधन था उस समय, राजतंत्रात्मक व्यवस्था था ना, वहाँ राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। और धर्म के पुजारी कौन थे? पादरी थे। और राजा को धर्म के आधार पे शासन करने में मदद देते थे पादरी। इसलिए दोनों आपस में क्या कर लेते थे? साठगांठ कर लेते थे और जनता के हितों की अनदेखा करते थे। जैसे वर्तमान समय में देखा जाए तो पूंजीपति और सरकार, जैसे वर्तमान समय में देखा जाए पूंजीपति, वर्तमान समय की बात बता रहा हूँ, पूंजीपति प्लस सरकार क्या बोल रहे हैं? ये दोनों गठबंधन कर ले रहे हैं, गठजोड़ स्थापित कर ले रहे हैं और जनता के हित की अनदेखा किया जा रहा है, जनता के हित की अनदेखा किया जा रहा है। आ रही बातें समझ में? तो उसी तरह से वहां पे धर्म और राज का बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। तो साथियों देखेंगे 19वीं जो सदी थी, 19वीं सदी अर्थात 1800 समथिंग की बात हो रहा है, 20वीं सदी अर्थात 1900 समथिंग की बात, ध्यान दीजिएगा। तो 19वीं सदी और जो 20वीं सदी थी, इन सदियों में धर्म की जड़ें बड़ी कमजोर हो रही थी, क्योंकि धर्म पे प्रश्न उठ रहा था, है ना। पुनर्जागरण का ये समय था, रेनेसा का समय था, स्वतंत्र तर्क किया जा रहा था हर एक चीज को। कोई मान लीजिए कोई बात समाज में कोई कुछ कहता था तो लोग उसका प्रमाण मांगते थे। धर्म में जो भी बातें थी उसमें प्रमाण कोई देता नहीं था, कहा जाता था ये आस्था का विषय है, इसको ऐसे ही मान लो। आस्था का विषय होने के नाते कोई प्रश्न नहीं उठाता था। किंतु जो दार्शनिकों की चिंतन था, दार्शनिकों का चिंतन ये इस समय बड़ी जबरदस्त रूप में चिंतन उभर करके आया था। और सभी दार्शनिक पूरे समाज को समझा रहे थे, समाज के सभी सदस्यों को, है ना, समाज के लोगों को समझा रहे थे कि आप हर एक चीज का स्वतंत्र चिंतन करो, तब आगे बढ़ो, यूं ही एज इट इज उसको एक्सेप्ट मत कर लो। अर्थात लोगों में मानवीय मूल्य, धर्म के जगह, ध्यान देंगे, धर्म के जगह लोगों को मूल्यों को अडॉप्ट करने की बात किया जाता था। ये ध्यान देंगे, ऐसे प्रश्न पूछ देगा, कहाँ पूछेगा? ध्यान दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ सकता है, जीडीसी में, जीआईसी में पूछ सकता है, पीएचडी के एंट्रेंस पूछ सकता है कि इसमें धर्म को छोड़ करके मूल्यों को तरजीह दिया जाता था। क्यों? क्योंकि मूल्यों से मानव का विकास होता था। मूल्यों से क्या होता था? मानव का विकास होता था। धर्म से मानव का उसमें विनाश हो रहा था। स्वतंत्र चिंतन नहीं, यहाँ से मूल्यों स्वतंत्र चिंतन हो रहा था। स्वतंत्रता, समानता, ये सब मूल्य था। आ रही बातें समझ में? तो धर्म का प्रभाव कमजोर हो रहा था समाज में और मूल्यों को तरजीह दिया जा रहा था, तर्क को तरजीह दिया जा रहा था, विज्ञान को तरजीह दिया जा रहा था समाज में, क्योंकि ये सब व्यक्ति के सामने क्या करता था? प्रमाण रखता था। अब ऐसे में जो भी बातें सामने आपके आंख के सामने, जिसको आप देखेंगे उसको ज्यादा विश्वास करेंगे कि जिसको किसी के कहने मात्र से, किसी के कहने मात्र से आप उसको क्या मान लेंगे? तो ऐसा तो है नहीं साथियों, किसी के कहने से आप नहीं मान पाएंगे। यदि कोई प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है तो उसकी प्रामाणिकता ज्यादा हो जाएगी, उसकी मान्यता समाज में ज्यादा हो जाएगी। यही चीज यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ देखेंगे साथियों, तो अब हम देखेंगे जो इस समय का समाज था, 19वीं और 20वीं सदी का जो समाज था साथियों, 19वीं और 20वीं सदी का जो समाज था,
19वीं और 20वीं सदी का जो समाज था वो ध्यान देंगे उस पूरे समाज पे ईसाई धर्म का प्रभाव बहुत जबरदस्त था, है ना। 19वीं ऐसे लिख लेंगे, 19वीं व 20वीं सदी का जो समाज था, 20वीं जो सदी था, 20वीं सदी का जो समाज था, उस समाज 20वीं सदी के कर लीजिएगा, 20वीं सदी के समाज पर धर्म ब्रैकेट में कौन धर्म, उसमें ईसाई धर्म था। यूरोप में ईसाई धर्म का जबरदस्त प्रभाव था, जबरदस्त प्रभाव था। आ रही बातें समझ में। और हम जानते हैं ईसाई धर्म दो भागों में बटा हुआ था, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। वास्तव में देखा जाए तो ईसाई धर्म के संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ, बाद में चल करके पुनः धर्म का रूप ले लिया। ध्यान दीजिएगा, धर्म आगे जाकर के टूटता है संप्रदाय में, पुनः संप्रदाय विकास करके धर्म का रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही कभी काल सीक्वेंस दे देगा बिठाने के लिए, धर्म की संप्रदाय धर्म संप्रदाय कैसे क्या होगा। तो धर्म जब अपने बुजुर्गावस्था में आ जाता है, अपने जटिल अवस्था में आ जाता है, तो पुनः संप्रदाय में टूट जाता है। संप्रदाय जब अपने पुनः शैशव अवस्था से, है ना, विकसित अवस्था में आ जाता तो पुनः धर्म का रूप धारण कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, संप्रदाय और धर्म में बड़ा ये अंतर है। संप्रदाय का अर्थ ये होता है, ध्यान देंगे, एनसीईआरटी लिखता है कि संप्रदाय एक ऐसा धार्मिक संगठन होता है जो समाज में प्रचलित मान्यताओं रूढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह पैदा करता है। ध्यान रखेंगे, संप्रदाय क्या है, एक धार्मिक संगठन है जो समाज में पूर्व प्रचलित मान्यताओं रूढ़ियों अंधविश्वासों के प्रति क्या करता है, विद्रोह पैदा करता है, उसको मानता नहीं है। और उसी के बदले क्या करता है, नई विचारधारा के साथ क्या करता है कि नई धारा का सृजन करता है, और जो नई धारा का सृजन करता है वही नया धर्म के रूप में क्या हो जाता है, कालांतर में चल के स्टैब्लिश हो जाता है। आ रही बातें समझ में। तो कैथोलिक जो था, कैथोलिक का पूरे यूरोप पे कब्जा था, पूरे यूरोपीय समाज पर कैथोलिक का कब्जा था। धर्म के जंजीर में सारा समाज जकड़ा हुआ था, धर्म के विरुद्ध कोई सुनना नहीं पसंद करता था, कोई बोलना पसंद नहीं करता था। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट था, इस प्रोटेस्टेंट का गढ़ इंग्लैंड था साथियों, इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट का गढ़ था। इसीलिए इंग्लैंड में यूरोप के जितने कंट्री थे, उन कंट्री में इंग्लैंड का ज़्यादा डेवलपमेंट हो सका, इंग्लैंड का ज़्यादा विकास हो सका, क्योंकि एक इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट के वजह से स्वतंत्र चिंतन के लिए इंग्लैंड में जगह मिल गया, स्पेस मिल गया लोगों को, दार्शनिकों को। तो दार्शनिक क्या करते थे, हर एक घटनाओं, हर एक समस्याओं को क्या करते, स्वतंत्र चिंतन करते थे, मंथन करते थे, और तर्क के द्वारा, विज्ञान के माध्यम से उसे समझने की कोशिश करते थे और लोगों के समक्ष उसको प्रस्तुत करते थे। यही वजह है कि धीरे धीरे सामाजिक मान्यता इसको मिलती गई और प्रोटेस्टेंट एक धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त कर लिया, और प्रोटेस्टेंट कैथोलिक की तुलना में ज़्यादा क्या होगा, विकसित हो गया। आ रही बातें समझ में। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या सिनारियो क्या था हर्बर्ट स्पेंसर के समय में, 19वीं और 20वीं सदी में हर्बर्ट स्पेंसर के समय कैसी सामाजिक परिस्थिति थी, धर्म का समाज पे क्या असर था, क्या प्रभाव था। आ रही बातें समझ में। यहाँ पे जिस तरह से देखिए, मैं आपको यहाँ पे समझाया हूँ कि जिस तरह से पूंजीपति और सरकार वर्तमान समय में क्या करते हैं, दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, गठजोड़ करके भी अपना विकास कर रहे हैं, और जनता के हितों की क्या कर रहे हैं, जनता के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से उस समय का जो समाज था उसमें राजा और धर्म चूंकि धर्म के आधार पर पूरा समाज बंधा हुआ था, तो राजा को सहूलियत होता था शासन करने में, और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताता था। कौन? पादरी बताता था। जो चर्च का पादरी था वो राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताता था, और जो ये कहता था पादरी वो बात सही हो जाता था, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठता था, कोई बात नहीं होता था। कई आविष्कार, जैसे गैलीलियो ने टेलीस्कोप का जब आविष्कार किया, तो क्रिश्चियनिटी में एक कॉन्सेप्ट था कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसका चक्कर लगाता है, ऐसा कहा गया था ईसाईयत में। अर्थ को सेंटर में माना गया और कहा गया कि ये जो सन है, सन क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। किंतु गैलीलियो ने जैसे टेलीस्कोप का आविष्कार किया, तो गैलीलियो के टेलीस्कोप के आविष्कार ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आविष्कार ने क्या किया, इस ईसाई धर्म में लिखी हुई बातों को गलत साबित कर दिया। लोगों ने जब टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके देखा, तो कम से कम सौर मंडल में तो उसे पता ही चल गया कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, सन है, और पृथ्वी चक्कर काट रही है, सीधे उल्टा हो गया। तो इससे
जो ईसाई धर्म में बातें कही गई थी वो गलत साबित होने लगा। कौन साबित किया? विज्ञान ने गलत साबित कर दिया। तो समाज में धर्म की जो मान्यताएं थी, धर्म में जो बातें कही गई, उसकी मान्यताएं कमजोर पड़ने लगी और विज्ञान को लोग धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगे थे। आ रही बातें समझ में? धर्म को क्या करने लगे लोग? अडॉप्ट करने लगे लोग। और यहाँ पे जो समाज था वो धीरे धीरे मानवीय मूल्यों की ओर अग्रसित होने लगा। मानवीय जो मूल्यों हैं, मानवीय मूल्यों की तरफ समाज अग्रसरित होने लगा, आगे जाने लगा, अग्रसरित होने लगा। अब मानवीय मूल्य क्या? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये 3 मानवीय मूल्य उसमें जबरदस्त था, जिसकी बड़ी जरूरत थी समाज, ताकि बिना इसके समाज डेवलपमेंट समाज का नहीं हो सकता, समाज का विकास नहीं हो सकता था। तो लोग क्या कर रहे थे? धर्म को क्विट कर रहे थे, लोग छोड़ रहे थे धर्म को, धर्म से उनका मोह भंग हो रहा था और मानवीय मूल्यों को अपना रहे थे। ऐसा दार्शनिक कह रहे थे, तो दार्शनिकों की बातों से लोग क्या कर रहे थे? सहमत प्रकट कर रहे थे लोग। आ रही बातें? बड़े बड़े दार्शनिक उस समय समाज की वैज्ञानिक व्याख्या कर रहे थे, समझा रहे थे कि समाज कैसे विकसित हो रहा है, समाज एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे जा रहा है, समाज के विकास में कौन सा नियम काम करता है, क्यों समाज अपने प्रारंभिक अवस्था में ऐसे था, बीच में ऐसे आया, यहाँ ऐसे आया, फिर वर्तमान समय में इस स्वरूप में क्यों है। आ रही बातें? तो मानव स्वतंत्रता का पोषक, मानव की स्वतंत्रता की वकालत किया, दार्शनिकों के द्वारा मानव की स्वतंत्रता की वकालत किया जाने लगा, मानव की न्याय की वकालत किया जाने लगा, मानव की समता की वकालत किया जाने लगा, क्योंकि इसका मानव को इसकी जरूरत है, इससे मानव का विकास होगा। अल्टीमेट तो गोल यही है मानव का ना, मानव का विकास करना है। तो जब तक मानव स्वतंत्र नहीं रहेगा, मानव जब तक उसको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक वो विकास कहाँ करेगा? उसको विकास के लिए स्वतंत्रता चाहिए। सारी बात है। तो अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे कि समाज को वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे थे। कौन? वैज्ञानिक जो थे उस समय के, जो दार्शनिक थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, उस समाज को वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में स्पेंसर साहब, जब स्पेंसर साहब आते हैं तो वो भी क्या करते हैं? समाज की वैज्ञानिक व्याख्या करना चाहते हैं। समाज की स्पेंसर साहब वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, समाज की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं और समाज के विकास के चरण को क्या करते हैं? समझाते हैं। किस तरह से समाज अपने सरल अवस्था से जटिल अवस्था में कैसे प्रवेश करता है, ये समझाते हैं। सारी बातें। अब चूंकि देखेंगे स्पेंसर 1820 में इनका जन्म होता है, स्पेंसर साहब का 1820 में जन्म होता है और दुर्खिम साहब बाद के 1858 में। दुर्खिम स्पेंसर से बहुत प्रभावित थे साथियों। दुर्खिम को समाजशास्त्र का वास्तविक पिता कहा जाता है। तो स्पेंसर, अगस्त काम्टे के कुछ काम को स्पेंसर ने पूरा किया, फिर आगे चल के स्पेंसर के काम को दुर्खिम आगे कुछ पूरा करते हैं। ये भी समाज की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, समाज को वैज्ञानिक ढंग से क्या करते हैं? समझाने की कोशिश करते हैं। दुर्खिम भी, तो दुर्खिम स्पेंसर, देखिए दोनों को मैं कोरिलेट कर रहा हूँ। अगस्त काम्टे, स्पेंसर और दुर्खिम, समझिएगा। अगस्त काम्टे से प्रभावित थे स्पेंसर, स्पेंसर से प्रभावित थे दुर्खिम। आ रही बातें समझ में? तो ये सब एक दूसरे से, स्पेंसर से प्रभावित थे, दुर्खिम मतलब प्रभावित थे स्पेंसर से, स्पेंसर के कॉन्सेप्ट को समझते थे वो और उनसे कुछ चीज़ सीखे थे। आ रही बात है। अब देखेंगे स्पेंसर, इसके अलावा स्पेंसर जो है डार्विन से प्रभावित थे, लैमार्क से प्रभावित थे। आ रही बात है। एक चीज़ देखेंगे, एक क्वेश्चन बन जाता है ना, एक क्वेश्चन बन जाता है कि योग्यतम की उत्तरजीविता अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। तो ये जो योग्यतम की उत्तरजीविता है साथियों, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, ये जो टर्म है साथियों, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो टर्म है, इस टर्म को दिया था क्वाइंड बाय स्पेंसर, इस टर्म को स्पेंसर ने दिया था। किंतु जो थियरी था, ये योग्यतम की उत्तरजीविता थियरी जो था, ये चार्ल्स डार्विन की थियरी है। ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आ रही बात है। तो ये जो टर्म था योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्या था साथियों? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना। तो ये योग्यतम की जो उत्तरजीविता थी, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट था, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो कौन दिया था? टर्म कौन दिया था? तो स्पेंसर दिए थे। और थियरी कौन दिया था? तो चार्ल्स डार्विन दिया था। ये चीज़ आपको याद रखना है।
आ रही बात है समझ में? अब देखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर समाज की जो व्याख्या कर रहे थे, समाज को समझाने की जो कोशिश कर रहे थे साथियों, समाज को समझाने की जब वो कोशिश कर रहे थे हर्बर्ट स्पेंसर साहब, तो वो बायोलॉजी को आधार बनाए, और बायोलॉजी को आधार बनाए हर्बर्ट स्पेंसर साहब समाज को समझाने की जब कोशिश कर रहे थे, समाज को समझाने की कोशिश जब कर रहे थे, है ना, समाज को समझाने की जब कोशिश कर रहे थे, तो वो आधार किसको बनाए, किसको बेस बनाए? बायोलॉजी को, बायोलॉजी को आधार बनाए और जीव बताए, चूंकि जैव वैज्ञानिक भी थे ना, तो ये बताए कि जिस तरह से मानव शरीर, ध्यान देंगे, जिस तरह से मानव शरीर जो है, मानव शरीर का विकास हुआ है सरल से जटिलता की तरफ, सरल से जटिल की तरफ हुआ है, ठीक उसी प्रकार से समाज का भी जो विकास हुआ है वो सरलता से जटिलता की ओर हुआ है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता चला गया है। आ रही बात है? ये तो कुछ पूछता है कि किसने समाज की व्याख्या करने के लिए मानव शरीर को आधार बनाया? इसी को सावयव बोलते हैं, मानव शरीर को सावयव बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म सावयव बोलते हैं। आ रही बात है? सावयव बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे, और वो कहते हैं कि उद्विकास के जो नियम है, उस नियम के आधार पे क्या करते हैं, समाज की व्याख्या करते हैं। कहते हैं चूंकि जो समाज है, चूंकि जो कहते हैं समाज जो है, समाज, आखिर समाज कौन है? जो मानव है वो मिलकर समाज का निर्माण कर रहा है ना। चूंकि मानव सजीव है और इस मानव का निर्माण हो रहा है, तो समाज को भी सजीव ही मानते थे, इसीलिए कहते थे इसका भी विकास उसी तरह से होगा जिस तरह से मानव के शरीर का विकास हो रहा है। आ रही बातें समझ में? मानव शरीर देखिए धीमी गति से उद्विकास की प्रक्रिया के द्वारा समझा रहे थे कि उद्विकास की प्रक्रिया जिस तरह से होती है, उसी तरह से इस मानव शरीर का विकास जिस तरह से होता है, उसी तरह से समाज क्या होता है, समाज का विकास होता है। तो उद्विकास की परिभाषा भी है, ये देखिए, धीमी गति से होती है उद्विकास, क्रमबद्धता से होती है, एक निश्चित दिशा में होती है ना, एक निश्चित दिशा होता है इसका, धीमी गति होती है, क्रमबद्धता से होती है ना, सरल से जटिल की तरफ होता है विकास। आ रही बात है समझ में? अब देखेंगे देखेंगे मैं आपको चूंकि बता रहा था कि जो इंग्लैंड था साथियों, उस स्वतंत्र चिंतन का बोलबाला वहां पे था, चूंकि वहां पे इस तरह का माहौल था, ऐसा राजा था कि वहाँ स्वतंत्र चिंतन के लिए स्पेस दिया था, और वो प्रोटेस्टेंट का गढ़ था, प्रोटेस्टेंट में स्वतंत्र चिंतन का बोलबाला था, इसलिए स्वतंत्रता को विकास की जननी माना जाता था। यहाँ पे लोग तर्क कर लेते थे, मानवीय मूल्यों की, लोग दार्शनिकों ने ये समझा कि यदि मानव का अल्टीमेट विकास करना है, मानव का अल्टीमेट डेवलपमेंट करना है, तो हमें धर्म की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए कार्ल मार्क्स धर्म का विरोध करता था। कार्ल मार्क्स धर्म को शोषित और उत्पीड़ित जनता के लिए, सबके लिए नहीं, ये ध्यान देंगे, कार्ल मार्क्स सबके लिए धर्म को अफीम नहीं कहा है, सारी किताबों में कई जगह गलत लिखा हुआ है। कार्ल मार्क्स धर्म को अफीम बताता है, कहता किसके लिए? कहा शोषित एवं उत्पीड़ित जनता, जो शोषित है और उत्पीड़ित है, कहता था यदि किसी को भूख लगा हो तो उसे जाके धर्म की बात करना बेवकूफ़ी है। तो शोषित और उत्पीड़ित जनता को धर्म का पाठ पढ़ाने को लेकर के कटाक्ष किया था, वो अफीम की तरह है। धर्म को शोषित और उत्पीड़ित, धर्म को समझने के लिए इंटेलेक्चुअल पर्सन की जरूरत होता है, पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, पढ़ा लिखा योग्य पर्सन होना चाहिए, वो धर्म को समझेगा, अन्यथा धर्म के आड़ में उस शोषण का शिकार हो जाएगा। इसलिए कार्ल मार्क्स धर्म का विरोध करता था। तो उस समय के जो दार्शनिक थे, उन दार्शनिकों का ये कहना था कि मानव के लिए धर्म की कोई जरूरत ही नहीं है, धर्म को उठा के फेंक देना चाहिए, ऐसा बोलते थे। बल्कि कहते थे मानव को मूल्यों की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मानव का विकास इन मूल्यों के जरिए ही हो सकता है। इसलिए यदि मानव का विकास करना है, मानव को अंधेरे के साए से बाहर निकालना है, विकास की यात्रा करानी है इसको, तो इसी के साथ मूल्यों का समावेशन करना बहुत जरूरी है। कौन से मूल्य? 3 मूल्य, स्वतंत्रता, समता और न्याय। और ये देखिए आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता, समता और तीनों ये न्याय, ये तीनों मूल्यों को क्या किया जाए, यदि स्थापित कर दिया जाए, समाज में स्थापित कर दिया जाए, तो मानव का खुद ब खुद विकास हो जाएगा। मानव को किसी धर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पादरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ रही बातें? अब देखेंगे, जैसे वर्तमान समय में थोड़ा सा तुलना करके बता भी दिया हूँ
कि आज हम लोग जैसे देखिए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो जो फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, मूल अधिकार। ये साथियों मूल अधिकार भी भारतीय संविधान में इसीलिए दिया गया ताकि मानव का सर्वांगीण विकास हो सके। नहीं तो राज्य क्या कर सकता है? कानून बना करके हमारे स्वतंत्रता, समता, न्याय को छीन कर सकता है, कमजोर कर सकता है। इसीलिए अनुच्छेद 13 में प्रावधान है, अनुच्छेद 13 में प्रावधान है, आप देखेंगे अनुच्छेद 13 में प्रावधान है कि यदि राज्य के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकारों से असंगत होता है, मूल अधिकार को बाधित करता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर के न्यायालय क्या कर सकता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है उसका जो कानून बना है, जो जिस कानून के द्वारा मूल अधिकार का हनन हो रहा है या मूल अधिकार बाधित हो रहा है जिस कानून से, यदि उस कानून को सरकार ने बनाई है तो उसको उस सीमा तक जीरो घोषित कर सकता है जहां तक मूल अधिकार बाधित हो रहा है। मूल अधिकार से असंगत यदि कोई कानून है तो उसको जीरो घोषित कर देगा, अर्थात खारिज कर देगा कानून को। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकार की सुरक्षा, मूल अधिकार में ये सारे हैं, स्वतंत्रता देख लीजिए, समता, न्याय, सब मूल अधिकार में आपके आ जाएंगे। आ रही बातें समझ में? तो मूल अधिकार की सुरक्षा किसको दे दिया गया था? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, ताकि स्वतंत्रता, समता मानव का बरकरार रहे, उसको कोई छीन ना पाए, क्योंकि मानव का फिर विकास ही नहीं हो पाएगा। मानव का विकास संभव हो इसलिए मूल अधिकार को जगह दिया गया, मतलब भारतीय संविधान में। आ रही बातें समझ में? तो देखिए मूल अधिकार, इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज को समझा था। इसीलिए देखिए जब भी इस तरह से संविधान जब भी सरकारों के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो जिससे मूल अधिकार का वायलेशन होता है, तो अदालतों के द्वारा, अदालतों का यहाँ पे मतलब ये है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। यदि आपके मूल अधिकार का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, आपको किसी लोअर कोर्ट में सीक्वेंस वाइज जाने की जरूरत नहीं है। सारी बातें समझ में? आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। सारी बातें अब देखेंगे। अब चूंकि हर्बर्ट स्पेंसर साहब, देखेंगे आगे चल के हर्बर्ट स्पेंसर साहब ये रेलवे में जॉब करते हैं। रेलवे में क्या करते हैं साथियों? जॉब करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग इनका ट्रेड रहता है इनका, है ना। सिविल इंजीनियरिंग में ये इंजीनियरिंग किए रहते हैं और तकरीबन 1 दशक तक रेलवे में नौकरी करते हैं, किंतु इनकी लेखन क्षमता जो है इनको वहाँ नौकरी करने से विवश कर दी, नौकरी न करने के लिए मजबूर कर दिया। और लेखनी बहुत ज़बरदस्त साथियों, इनकी लेखनी बहुत ज़बरदस्त थी, बड़ी ज़बरदस्त थी। वो क्षमता जो इनबिल्ट था वो इनको खींच लाया कहाँ? साहित्य के जगत में। साथियों साहित्य के लिए नोबल का साहित्य जो पुरस्कार था, नोबल पुरस्कार साहित्य के लिए नॉमिनेट किए गए थे। हालांकि इनको नोबल पुरस्कार मिल नहीं पाया था, किंतु नॉमिनेट किया गया था। तो एक साप्ताहिक पत्र था द इकोनॉमिस्ट, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1848 में ये प्रकाशन हुआ था इसका। ये सब एडिटर थे इस साप्ताहिक पत्र के, द इकोनॉमिस्ट के सब एडिटर थे। कौन? हर्बर्ट स्पेंसर साहब। द इकोनॉमिस्ट जो साप्ताहिक पत्र था उसके क्या थे? ये एडिटर थे, सब एडिटर थे। वहां रह करके ये खूब लिखना स्टार्ट किए, वहीं से इनकी ख्याति बननी स्टार्ट हो गई। और 1851 में वो एक किताब लिखी, सोशल स्टैटिक्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके लिख लेंगे, बॉक्स बना करके लिख लेंगे, ध्यान देंगे। सोशल स्टैटिक्स जो बुक है साथियों वो स्पेंसर का है, किंतु यदि पूछे सोशल स्टैटिक्स कॉन्सेप्ट किसका है तो साथियों अगस्त काम्टे का है। चूंकि आप पढ़े हैं पीछे ऑफलाइन की क्लास में, मैं केडी क्लासेस में पढ़ाया हूँ सोशियोलॉजी में, अगस्त काम्टे समाज को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं, 2 भागों में। एक को बोलते हैं सोशल स्टैटिक्स और दूसरे को बोलते थे सोशल डायनेमिक्स। तो सोशल स्टैटिक्स ये जो कॉन्सेप्ट है ये अगस्त काम्टे का कॉन्सेप्ट है। और बुक पूछे तो सोशल स्टैटिक्स जो बुक है साथियों वो किसका है? वो हर्बर्ट स्पेंसर का है। आ रही बात है समझ में? अब हम देखेंगे काम्टे जो है कि अगली एक पुस्तक इनकी आती है 1855 में। हालांकि लास्ट में मैं सब चीज़ कराऊंगा,
ये चीज़ कैसे कैसे प्रसिद्धि पाए, क्या क्या इनके समय की कंडीशन थी। 1855 में, 1855 है साथियों, 1855 में इनकी किताब पब्लिश होती है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा इम्पॉर्टेंट किताब है और यहीं से इनको और ज़्यादा ख्याति मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, शुरू में तो इनको लोग ये कहते थे कि ये, शुरू में इनके बारे में लोग कहते थे कि, कहते क्या थी, इनकी विचारधारा ऐसी थी कि उदारवादी, मैं बोला था ना कि लिबरल, उदारवाद के समर्थक थे, स्वतंत्रता के पोषक थे, उदारवाद के समर्थक थे। क्योंकि वो एरा ही इंग्लैंड में जो विक्टोरियन एरा था साथियों, जो विक्टोरियन एरा था, विक्टोरियन जो एरा था ना, वो विक्टोरियन एरा ऑलरेडी उदारवादी एरा के नाम से भी जाना जाता है। तो लेकिन बाद में ये थोड़े से कंजर्वेटिव हो गए थे, क्योंकि अपने लेखों में कई जगह लिखे कि औरतों को इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता देने की कोई मतलब नहीं है, इतना उदार होना भी ठीक नहीं है। और बोले कि यहाँ तक कि ये बोलते थे कि औरतों को वोटिंग राइट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। वोटिंग राइट जो है यानी कि मताधिकार, यानी मत देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ऐसा बोले। इसी बात पे लेकर के इनकी बड़ी खिंचाई होती, इनकी आलोचना होती थी। सारी बातें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, और ये अल्टीमेट ये चाहते थे कि देखिए मानव का जो है, ये समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखते हैं कि चूंकि मानव का अल्टीमेट चाहते थे कि मानव खूब डेवलपमेंट हो, मानव परफेक्ट बन जाए। मानव क्या बन जाए? परफेक्ट बन जाए। मानव परफेक्ट भैया कैसे बनेगा? मानव, ये कहते थे हर्बर्ट स्पेंसर साहब, मानव को परफेक्ट मानव में तब्दील करने के लिए कहते थे उसको नैतिक होना पड़ेगा, तभी वो परफेक्ट होगा। अर्थात उसके अंदर नैतिक मूल्य का समावेशन करना पड़ेगा, उसके अंदर नैतिक मूल्य प्रवेश कराना पड़ेगा। यानी मानव को नैतिक मूल्यों से क्या करना पड़ेगा? यदि मानव के अंदर नैतिक मूल्यों का समावेश करा दिया जाए, समाजीकरण के द्वारा। कैसे होता था नैतिक मूल्यों का समावेश? ध्यान देंगे, समाजीकरण के द्वारा होता था। यदि समाजीकरण के द्वारा मानव को हम परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो समाजीकरण के द्वारा इसके अंदर नैतिक मूल्यों को इसके अंदर समाहित करके उसे परफेक्ट बनाया जा सकता है। ध्यान देंगे कि मानव प्लस नैतिक मूल्य, यदि मानव को नैतिक मूल्य उसके अंदर आ जाए, मानव के अंदर आ जाए तो विकसित मानव उसको कहा जाएगा। ये हर्बर्ट स्पेंसर के संदर्भ में है। ध्यान देंगे, ये लाइन नोट कर लेंगे, ऐसे बॉक्स बना करके लिख लेंगे और डैश करके लिख लेंगे हर्बर्ट स्पेंसर से लिख लेंगे, है ना, कि हर्बर्ट स्पेंसर विकसित मानव का अर्थ क्या था? मानव प्लस धर्म, मानव प्लस, हर्बर्ट स्पेंसर की निगाह में, हर्बर्ट स्पेंसर के संदर्भ में विकसित मानव से अर्थ क्या था? विकसित मानव, मानव प्लस धर्म, ध्यान देंगे, मानव प्लस विज्ञान, मानव प्लस ऐसे करके मानव प्लस मूल्य। ये ध्यान देंगे, ऐसे प्रश्न बनाए सकता, मैं प्रश्न बनाऊंगा तो बनाऊंगा इसमें, सारी बातें अब देखेंगे। जैसे अब थोड़ा सा आपके दिमाग में ये आता कि इतने मूल्य की बात करते थे, तो मूल्य की एग्जैक्ट परिभाषा में थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि मूल्य की एग्जैक्ट परिभाषा क्या है। देखिए साथियों, मूल्य जिसे हम वैल्यू बोलते हैं, देखिए अलग अलग विषयों में इसका अलग अलग अर्थ दिया हुआ है, लेकिन अब जब डिक्शनरी देखेंगे तो डिक्शनरी में इसको दिया गया कि मूल्य एक प्रकार की धारणा है। धारणा को इंग्लिश में बोलते हैं नोशन, NOTION, नोशन। मूल्य का मतलब होता है एक धारणा होता है। कैसी धारणा? सांस्कृतिक धारणा होती है, संस्कृत का अभिन्न हिस्सा होने के नाते सांस्कृतिक धारणा है, अथवा व्यक्तिगत धारणा। क्या होती है? व्यक्तिगत धारणा होती है। ध्यान देंगे, मूल्य व्यक्तिगत भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है। सांस्कृतिक है तो सामाजिक तो होगा ही होगा, क्योंकि संस्कृति का दायरा समाज से ज्यादा विस्तृत होता है, जिसके आधार पर, अर्थात मूल्य एक ऐसी धारणा है ना, जिसके आधार पर वस्तुओं एवं घटनाओं की तुलना की जाती है। अर्थात मूल्य एक ऐसी धारणा है जिसके आधार पर तुलना किया जाता है। किसकी? वस्तुओं की एवं घटनाओं की। जैसे मान लीजिए कोई घटना घटित हो गया, अब उसकी तुलना करनी है, तो हम तुलना करते हैं, तो अब किसी समाज के लिए वही चीज़ अच्छा होगा, किसी समाज के लिए वही चीज़ बुरा होगा। जैसे आप ध्यान देंगे, जब आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, विवाह पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि जो उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया है और साउथ इंडिया है, तो नॉर्थ इंडिया में फुफेरे ममेरे भाई मौसेरे भाई बहन में
ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मणों में शादी नहीं होता है, हिंदू समाज में शादी वर्जित होता है, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। अब यहाँ के समाज के लिए, यहाँ की संस्कृति के लिए अनैतिक हो जाएगा। लेकिन साउथ इंडिया में क्या होता है, इसको अच्छा माना जाता है कि इस समाज के लिए नैतिक हो जाएगा। तो अब तुलना कोई करे इससे, तो तुलना करे कोई कि भाई ये मूल्य, अब ये समाज का आदमी तुलना करेगा तो गलत हो जाएगा। उसको तुलना करना तो इस मूल्य, इसके मूल्य से तुलना करना पड़ेगा। तो वही कह रहा कि ऐसी धारणा है, सांस्कृतिक अथवा व्यक्तिगत धारणा है, जिसके आधार पर वस्तु एवं घटनाओं की तुलना की जाती है। आ रही बातें समझ में? तो ये व्यवहार का एक पैमाना भी है। देखिए, ये व्यवहार का एक पैमाना है जिसके आधार पर अच्छे बुरे, सही गलत का निर्णय लिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, वो इस तरह की घटना में कहीं इन्वॉल्व हो गया, दक्षिण भारत का, अब पेपर में निकलता है, जो समाजशास्त्र के बारे में पढ़ा है, तो अब पता चले करे यार ये तो अपने मामा की लड़की से, अपने बुआ की लड़की से शादी कर लिया, तो बहुत गलत हो गया। लेकिन जो जानेगा कि नहीं, यहाँ का समाज उसको स्वीकृति प्रदान करता है, उसको वेरीफाई किया है, तो फिर वो कहेगा नहीं यार वो गलत नहीं, वो सही काम किया है। सही गलत का निर्णय लिया जा रहा है ना। देखिए कब सही कहा जा रहा है, कब गलत कहा जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए, देखिए एक सेकंड, देखिए यदि वर्तमान समय में परंपरागत समाजों में, जैसे किसी गांव में एक ब्राह्मण वर्ग का जो लड़का है किसी दलित वर्ग की लड़की से, या एक दलित वर्ग का लड़का किसी उच्च वर्ग, समाज के उच्च वर्ग के लड़की से शादी कर लेता है, तो अब संविधान तो इसको इजाजत देती है। संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से यदि देखा जाए, उसको तुलना किया जाए, चेक किया जाए, पैमाना के रूप में माना जाए, तो वो तो सही है, संविधान तो उसको इजाजत देता है। लेकिन हमारी गांव की परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल वैल्यू जो है, वो उसको इजाजत नहीं देती है। अर्थात परंपरागत जो मूल्य है, वो उसके लिहाज से यदि इसका मूल्यांकन करेंगे कि एक्स कोई नाम का कोई लड़का है जो इस तरह की घटना में इन्वॉल्व है, तो कहा कि नहीं ये तो गलत काम कर दिया। लेकिन वही संवैधानिक नजरिए से यदि हम देखें, संवैधानिक नजरिए से देखें, संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से देखें, तो वो उसको सही ठहराएगा कि संविधान अनुच्छेद 17 क्या करता है, अस्पृश्यता उन्मूलन की वकालत करता है और प्रेम विवाह को बढ़ावा देने की वकालत करता है। अंतरजातीय विवाह यानी कि इस तरह से कहता है कि यदि इस तरह से शादियां होंगी, उच्च जातियों का निम्न जातियों में, निम्न जातियों का उच्च जातियों में, इस तरह से यदि वैवाहिक रिश्ते बनते हैं तो समाज में एक मधुर संबंध आएगा, ऐसा इस तरह से कहते हो। समतामूलक समाज की स्थापना में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा इस तरह की एक्टिविटी। सारी बातें समझ में साथियों? तो इस तरह से जो मूल्य है एक प्रकार की धारणा है। कैसी धारणा साथियों? सांस्कृतिक धारणा है अथवा व्यक्तिगत धारणा है, जिसके आधार पर वस्तुओं एवं घटनाओं की तुलना की जाती है। यह व्यवहार का एक पैमाना है। अब देखिए साथियों, यह व्यवहार का एक पैमाना है जिसके आधार पर अच्छे बुरे सही गलत का निर्णय लिया जाता है। इसीलिए जिस प्रकार जैसा समाज होता है वैसी संस्कृति होती है। जैसी संस्कृति होगी वैसा ही मूल्य होगा, और जैसा मूल्य होगा वैसा ही व्यवहार होगा साथियों। तो ये चीज़ आपको सीक्वेंस बिठाने के लिए भी आ सकता है साथियों। ऐसे देखेंगे, हो सकता आ जा कि समाज, संस्कृति, है ना, मूल्य, व्यवहार, सारी बातें समझ में। ये ऐसे एनटीए पूछता है, नेट वगैरह में पूछ देगा, है ना। जैसा समाज रहेगा वैसी संस्कृति, है ना, जैसी संस्कृति रहेगी वैसा मूल्य रहेगा, जैसा मूल्य रहेगा वैसे व्यवहार रहेगा। सारी बात अब देखेंगे हम। अब उस समय समाज में नैतिकता को बड़ा तरजीह दिया जा रहा था, क्योंकि समाज पतन पे जा रहा था। चूंकि धर्म कमजोर पड़ गया था, तो कोई न कोई एक चीज होना चाहिए ना, समाज को थामे, समाज के डेवलपमेंट के मॉडल को तय करे, समाज को विकास की आगे राह दिखाए। तो नैतिकता, उस समय नैतिकता मैन के लिए वैल्यूज को बहुत ज़्यादा तरजीह दिया गया। यदि मानव को अंदर मूल्यों का समावेशन समाजीकरण के द्वारा कर दिया जाए तो परफेक्ट मैन बन जाएगा, मानव का डेवलपमेंट हो जाएगा। असल में यदि मानव का विकास करना चाहते हैं, दार्शनिक कहते थे कि असल में मानव का यदि विकास आप करना चाहते हैं तो मानव को मूल्यों, मानव के अंदर समाजीकरण के द्वारा मूल्यों का क्या कर देना चाहिए, समावेशन कर देना चाहिए। आ रही बात है। उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी देखते हैं। उस समय की साथियों राजनीतिक स्थिति ये थी कि राज्य की सत्ता को स्वीकार, हर्बर्ट स्पेंसर का कहना ये था, हर्बर्ट स्पेंसर ये कहते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि इंसानों के पास इतनी ज़्यादा राइट हो जाएगा, इतने ज़्यादा अधिकार हो जाएगा कि वो खुद ब खुद राज्य की सत्ता को रिजेक्ट कर देंगे। राज्य की सत्ता यानी कि स्टेट जो सरकार होती हैं, ध्यान देंगे कार्ल मार्क्स भी राज्य की सत्ता को नकारते हैं। ध्यान देंगे, तुलना देखेंगे, कहीं किताबों में मिलेगा नहीं,
कार्ल मार्क्स भी राज्य की सत्ता को नकारते हैं और ये भी हर्बर्ट स्पेंसर साहब भी राज्य की सत्ता को नकारते हैं। गांधी भी कहते थे पुलिस फोर्स वगैरह नहीं होना चाहिए, राम राज्य की वकालत करते थे। राम राज्य की वकालत गांधी भी करते हैं। आपके सिलेबस में पीजीटी में महात्मा गांधी भी हैं, तो तुलना उठा के पूछ सकता है। कार्ल मार्क्स और गांधी देखेंगे दोनों इस संदर्भ में। और हर्बर्ट स्पेंसर भी राज्य की सत्ता को नकारते थे, कहते थे नहीं होना चाहिए राज्य की सत्ता, है ना। थोड़ा सा देखेंगे उस समय जो समकालीन समाज था, उनके कहने का अर्थ ये था कि वहां पे राज्य नामक जो सत्ता है वो धीरे धीरे उसका डीके हो जाएगा। ऐसा कहते थे कि उसका डीके हो जाएगा जब मानव अधिकारों से धीरे धीरे लैस हो जाएगा, है ना। अधिकारों से धीरे धीरे, जैसे देखिए जितने भी विकसित डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जैसे स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है ना, जो यूरोपियन कंट्री है ना, स्वीडन है, आइसलैंड है, वहाँ आप देखेंगे वहाँ सरकारें गिर जाती हैं यदि वोटिंग राइट करा दिया जाता है और जनता राइट टू रिजेक्ट, यानी कि रिजेक्ट करने के अधिकार, वापस बुलाने का अधिकार। अभी वर्तमान समय नया कॉन्सेप्ट आ रहा है राजनीति में, जो नेताओं को जैसे हम 5 साल के लिए चुन के भेज देते थे, 5 साल तक वो मौज मस्ती करते थे, हम 5 साल के पहले उन्हें हटा नहीं सकते थे, किंतु वापस बुलाने का अधिकार हरियाणा वगैरह में पंचायतों में बिल पारित करके एक कानून बना दिया गया था। हरियाणा सरकार ऐसा पहला है, पंचायतों को वापस बुलाने के लिए प्रावधान कर दिया था। तो आप देखेंगे विदेशों में, जैसे यूरोपीय देश जो हैं, जो ज़्यादा विकसित डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क, आइसलैंड वगैरह, वहाँ पे राइट टू रिजेक्ट का कॉन्सेप्ट है। सरकार को बुला लिया जाता है यदि सरकार जनता के अनुरूप, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप विकास का जो एजेंडा वो पूरा नहीं कर पा रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, गलत कार्य, भ्रष्टाचार में या अनैतिक कार्यों में लिप्त है, तो उसे तुरंत वापस जनता रेफरेंडम, जनमत संग्राम के माध्यम से क्या कर लेती है, उसको वापस बुला लिया जाता है। तो यही बात तो कह रहे हैं वर्तमान समय में, ये उस समय कहते थे हर्बर्ट स्पेंसर साहब कि इतना ज्यादा जनता को अधिकार होना चाहिए कि राज्य की सत्ता धीरे धीरे डीके हो जाए, है ना, अर्थात जनता का वास्तविक शासन दिख जाए, यानी कि मैक्सिमम गवर्नेंस जिसे बोलते हैं, मैक्सिमम गवर्नेंस। साथियों इस समय देखेंगे हम कि मोदी जो सरकार है ना, मोदी सरकार है जो केंद्र की जो सरकार है, एनडीए गवर्नमेंट जो है, अक्सर सुनते होंगे ये कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट बोलते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। मैं आपको इसका अर्थ बता रहा हूं। इसका मतलब यह है कि सरकार कम से कम हस्तक्षेप करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जनता, आप देखिए कोई भी बात होता है, कोई प्रोजेक्ट लगाना होता है तो जनता से राय लिया जाता है। जनता ऑनलाइन उसमें आवेदन करना रहता है कि हाँ आप बताइए, अपनी राय दीजिए, उसके बाद वो कोई निर्णय लेते हैं। तो इसमें क्या करता है, इसमें इस कॉन्सेप्ट में क्या किया जाता है कि जनता की सहभागिता निर्णय लेने में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। निर्णय लेने में जनता की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। यही अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस यही कहलाता है। आप सुने होंगे गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कि सरकार की जो निर्णय लेने वाली संस्था है उसमें जनता की भागीदारी खूब हो, ज़्यादा से ज़्यादा, इसी बोलते हैं अभिशासन, गवर्नेंस जिसे बोलते हैं। आ रही बातें समझ में? तो अब देखेंगे एक असल में उस समय का जो यूरोपीय समाज था, खासकर से इंग्लैंड में, वो दार्शनिक ये कहते थे, क्योंकि राजा वहाँ का बड़ा शोषण करता था समाज का, बहुत शोषणकारी प्रवृत्ति विकसित हो गई थी। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठ रहा था। तो वहाँ ये कहा जा रहा था कि सरकार वही सर्वोत्तम है जो कि सबसे कम शासन करे, और इस बात से हर्बर्ट स्पेंसर सहमत थे। हर्बर्ट स्पेंसर कहते थे, हर्बर्ट स्पेंसर के आधार पर, हर्बर्ट स्पेंसर का राज्य के संदर्भ में क्या विचार था? हर्बर्ट स्पेंसर का राज्य के संदर्भ में विचार ये था कि सरकार वही बढ़िया है, वही सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करे और कम से कम हस्तक्षेप करे। एक जैसे देखिए हम लोग खुद नहीं कहते हैं कौन सा गार्जियन सबसे अच्छा है, वह गार्जियन जो सबसे अच्छा है, जो कम से कम हस्तक्षेप करे, हमें फैसिलिटेटर की भूमिका अदा करे। गार्जियन अब क्या कर रहा है, अपने बच्चों को फैसिलिटी दे रहा है, तुम्हें कौन सा ट्यूशन पढ़ना है, कहाँ कोचिंग करना है, कौन सा, ये तुम निर्धारित करो, तुमको जितने पैसे रुपए की जरूरत है, हम बताओ, हाँ अब हम तुमको, एक समय तक निगरानी जरूरी होता है बाल्यावस्था में। मैच्योर, जब कोई भी बच्चा मैच्योर हो जाता है
वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो उतनी ज़्यादा इसको स्वतंत्रता मिल जाता है। लेकिन यदि स्वतंत्रता का मिसयूज करेंगे तब तो इनका विनाश हो जाएगा, लेकिन स्वतंत्रता के यदि सही इस्तेमाल करेंगे तो इनका विकास वास्तव में होगा। तो ये लोग कहते थे, हर्बर्ट स्पेंसर राज्य के बारे में कहते थे कि सरकार वही सर्वोत्तम माना जाएगा जो कि सबसे कम शासन करे, यानी कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, या कम हस्तक्षेप करे और अधिकाधिक जनता भागीदार हो, है ना। अधिकाधिक जनता क्या करे, भाग ले, पार्टिसिपेट करे, लेसेस ध्यान देंगे। इसीलिए देखिए सिविल सोसाइटी को तरजीह दिया जा रहा है। आप देखेंगे जब नियम बन रहा था, कौन सा लोकपाल बिल पारित हो रहा था, उसमें सिविल सोसाइटी के मेंबर को जगह दिया गया था। हरी बात है समझ में। तमाम पर्यावरणविदों को जगह दिया गया था। पर्यावरण समाज के जो सिविल सोसाइटी महिला नारीवादी चिंतकों को इसमें जगह दिया जा रहा था, तमाम लोगों को, यानी कि निर्णय लेने में अब इनको भी क्या किया जा रहा है, बुलाया जा रहा था कि ये लोग भी अपने स्वतंत्र चिंतन कर सके, अपना स्वतंत्र चिंतन करके अपना राय व्यक्त कर सके, हाँ क्या सही है क्या गलत है। तो ध्यान देंगे एक कॉन्सेप्ट था राज्य के बारे में, लेसेस फेयर, ध्यान देंगे LAISSEZ, लेसेस फेयर। ये कहता था, यह बेसिकली एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। क्या है ये? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो ये कहता था साथियों कि राज्य को फैसिलिटेटर की भूमिका अदा करनी चाहिए, कम से कम शासन करना चाहिए और अधिक से अधिक जनता की भागीदारी को क्या करना चाहिए, शासन में निश्चित करना चाहिए। सारी बातें समझ में। तो साथियों ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये इस सिद्धांत से बड़े प्रभावित थे। लेसेस फेयर बेसिकली देखा जाए फ्रेंच का एक फ्रेजल वर्ब है, लेसेस फेयर, जिसका मतलब होता है कि आपको करने की आज़ादी दे दे, टू डू समथिंग, कुछ करने की आपको इजाज़त दिया जाए, है ना। तो ये कहता था कि जनता को कार्य करने की इजाज़त दे दिया जाए। जनता को क्या कर दिया जाए? कार्य करने की इजाज़त दे दी जाए। जनता को कार्य करने की इजाज़त दे दी जाए, जनता को कार्य करने की इजाज़त दी जाए। मैक्सिमम गवर्नेंस हो, मिनिमम गवर्नमेंट हो। जो वर्तमान समय में मोदी सरकार इस बात को अभिभूत कर रही है। वर्तमान आज संकल्पना जो हम देख रहे हैं वो हर्बर्ट स्पेंसर साहब 1820 में पैदा हुए थे, लगभग मान लीजिए 1858 में ये सब इस बात को कह रहे थे। कितने समय पहले ये बात कह रहे थे जो आज शासन का उच्चतम तरीका जिसको समझा जा रहा है ये उस समय कह रहे थे। ठीक है साथियों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे की हर्बर्ट स्पेंसर का अगला वीडियो लेक्चर, आगे की हर्बर्ट स्पेंसर के जो आगे का कॉन्सेप्ट है मैं इसको अगले वीडियो लेक्चर में लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।